तो डियर स्टूडेंट, एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन प्रारंभिक अवकलन क्या होता है। एक हम फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है जी। ये फंक्शन, इसको फंक्शन बोलते हैं f, जिसमें f फंक्शन है और जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल या परतंत्र चर, मतलब y x पे डिपेंड है। जैसे जैसे x बदलता है y अपने आप बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि y x पे डिपेंड है। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ये हम इससे पहले के, देखो आप अवकलन की प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, हमारे चैनल की अवकलन की जो प्लेलिस्ट है उसमें जब जाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमने फंक्शन के बारे में बता रखा है, फिर उसके बाद हमने लिमिट के बारे में बता रखा है, उसके बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी के बारे में बता रखा है, और तब हम यहाँ पे एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन पे आए हैं। ओके, तो थोड़ा सा क्रम से आपको चलना होगा। अब देखिए y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और इसमें x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब कैसे है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एफ एक्स को आप y भी बोल सकते हैं, एफ एक्स या y एक ही चीज होती है क्योंकि y बराबर एफ एक्स होता है, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक फंक्शन है। एफ एक्स मतलब y, एफ एक्स का मतलब y है। x जैसे जैसे चेंज होगा y की वैल्यू बदलती जाएगी। अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो y का मान क्या होगा, y या एफ एक्स एक ही बात है, ठीक है जी। तो x की जगह 1 रखेंगे अगर, तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 2, y का मान 2 हो जाएगा। x अगर 2 है तो y का मान क्या होगा बता सकते हैं क्या? x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक और जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब कहने का यह है कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। इससे आप बोल सकते हैं कि y x पे डिपेंड है, ठीक है जी। डिपेंडेंट वेरिएबल इतना हो गया, थोड़ा समझते जाइएगा, कंटिन्यू। अब जो है इस फंक्शन से, ये जो फंक्शन है ना y इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन से dy बटे dx एक चीज होती है, हाँ, dy बटे dx ज्ञात करना पड़ता है। ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है ना, इस फंक्शन से dy बटे dx ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। हाँ, अवकलन देखो ना, डिफरेंशिएशन, प्रारंभिक अवकलन। अभी हम प्रारंभिक अवकलन के बारे में बता रहे हैं, फिर अवकलन आएगा, ठीक है ना, एक ही। इस प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं, अवकलन या डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है जी। और एंड जो dy बटे dx का मान आता है, ये जो dy बटे dx निकालने की प्रक्रिया है ना, उसको तो अवकलन कहते हैं। और जो dy बटे dx का मान आता है, dy बटे dx का मान को अवकलज या डेरिवेटिव या फिर अवकलन गुणांक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। प्रारंभिक अवकलन को समझने से पहले आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, प्रारंभिक अवकलन होता क्या है, ठीक है। तब उसके बाद हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप इसको थोड़ा सा समझेंगे। ओके, डेरिवेटिव या अवकलन गुणांक, इसको अवकलन गुणांक भी कहते हैं, जो dy बटे dx का मान आता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जैसे ये, ठीक है जी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से हमें dy बटे, जब हम इसको लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये अभी आपको पता नहीं है कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन हम केवल एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अवकलज क्या होता है, अवकलन गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन है। यहां से dy बटे dx ज्ञात करने की प्रक्रिया, तो dy बटे dx निकालते हैं हम। हाँ, dy बटे dx का मतलब y
का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष, जो नीचे आता है उसके सापेक्ष किया जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। अगर आपको नहीं पता अभी, क्योंकि अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, आगे सब कुछ पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x क्यों होता है, ठीक है जी। और 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, ये आपको पता चलेगा। अभी हम केवल बता रहे हैं केवल, ठीक है जी। तो इसका डिफरेंस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 1 का 0 हो गया तो 0 नहीं लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये प्रक्रिया है dy बाई dx निकालने की जो प्रक्रिया है, इसको तो कहते हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन। और जो dy बाई dx का जो मान आया है, इसको कहते हैं डेरिवेटिव, या इसको कहते हैं अवकलन गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल बताने का मेरा ये उद्देश्य था कि आपको पता चले कि अवकलन क्या होता है और अवकलज क्या होता है, या अवकलन गुणांक क्या होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको समझ में आनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अब हम इसके बाद आपको बताते हैं कि dy बटे dx, जो ये dy बटे dx है ना, ये क्या है और ये कैसे आता है, ये क्या है और ये कैसे आता है, इसकी खोज कैसे हुई, थोड़ा इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाद में आपको सब इजी लगने लग जाएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि dy बटे dx क्या है और कैसे आया, कैसे ये आया है, ठीक है। इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है जी। dy बाई dx क्या है और ये कैसे आया। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, देखिएगा। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। इस फंक्शन में हमने देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन, ठीक है जी। ये कोई कर्व है, ठीक है। एक कोई पॉइंट P है और एक दूसरा पॉइंट हमने यहां पे ले लिया Q, क्या ले लिया Q, ठीक है। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या है, x, y, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x, सेकंड कोऑर्डिनेट y, ठीक है। अब जो पहला कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, तो यहां पे मिलता है, यहां पे x की वैल्यू क्या है, x है यहां पे, और फिर y कोऑर्डिनेट चाहिए तो y पर परपेंडिकुलर डालो, ये है y, ये कोऑर्डिनेट का है। कोऑर्डिनेट आपको समझ में हमने बता रखा है डिटेल लेक्चर, स्ट्रेट लाइन वगैरह की डिटेल लेक्चर, स्ट्रेट लाइन के डिटेल लेक्चर में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट के बारे में बेसिक जानकारी, वैसे आप 10th में पढ़ चुके होंगे। हाँ, तो यहां पे x की वैल्यू x है, यहां पे y की वैल्यू y है, हाँ, x को। अब यहां पे मान लीजिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक की, ये A पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट मान लो। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस डेल x है, डेल x, हाँ, मतलब डेल x एक छोटी डिस्टेंस है, छोटी डिस्टेंस, हाँ। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, इस पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके पे x की वैल्यू x है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x तो इतना था ही, प्लस डेल x और हो गया, तो इसका मतलब x प्लस डेल x हो गया, ठीक है। और C, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस तो y है, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अगर डेल y है, क्या है, डेल y है, यहां से लेकर यहां तक की, तो y और डेल y मिलके क्या हो जाएगा, y प्लस डेल y। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे y की वैल्यू y प्लस डेल y है, तो q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x पे क्या है, x प्लस डेल y, x प्लस डेल x, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये जो यहां पे है y प्लस डेल y, ठीक है जी, समझ रहे हैं। x p पे कोऑर्डिनेट है x, y, q पे कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल y, y प्लस डेल y। इतना समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसमें डेल y डिस्टेंस अगर और जोड़ दी जाए, ये y था, डेल y और जोड़ दी जाए, छोटी डिस्टेंस होती है डेल y, तो इधर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल वाई, ठीक है जी। अब नाउ इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से ये घट जाएगा, y प्लस डेल वाई में से y घटेगा, तो इसमें से a घटेगा, ठीक है जी। एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, है ना। इसमें से ये घटेगा तो इसमें से ये घटेगा, है ना। अच्छा, एम्प्लाइज इसमें से घटाने y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा, डेल y बचेगा, डेल y एक
छोटी डिस्टेंस है, पॉजिटिव छोटी डिस्टेंस है, ठीक है। इस चीज का ध्यान, डेल लगा दिया हमने, कोई ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है, डेल एक सिंबल है, ठीक है। डेल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है जी। समझ रहे, ध्यान से समझना। अब डेल वाई बटे डेल एक्स कर दो, तो इधर भी बटे डेल एक्स, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड कर दो, कहने का मतलब ये है। हाँ? तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटे डेल एक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या है कि इसमें लिमिट लगा दो दोनों तरफ। क्या लगा दो? लिमिट लगा दो डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। डेल एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब डेल एक्स जो है ना, ये जो पॉजिटिव डिस्टेंस है जीरो की तरफ जा रहा है, छोटा छोटा होता जा रहा है, ये छोटा छोटा होता जा रहा है। अब ये लिमिट क्या होती है ये भी हम डिटेल में बहुत अच्छे से, इतने गजब के लेक्चर बना रखे हैं, लाखों में आपको नहीं मिलेगा, इतने अच्छे से हमने बना रखे हैं। अगर आप सीरियसली कर्म से एक एक लेक्चर को देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप अवकलन की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे पहले फंक्शन के हैं, उसके बाद लिमिट के हैं, तभी आएगा, ठीक है ना। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है डेल एक्स जो है जीरो की तरफ जा रहा है, छोटा छोटा, डेल एक्स जो छोटा छोटा हो जाए। और ये कब छोटा होगा? जब ये क्यू नीचे, अगर क्यू यहां पे आ गया मान लीजिए, हाँ, तो डेल एक्स क्या इतना, यहाँ इतना हो जाएगा। अभी इतना है ना, क्यू यहाँ पे आ गया तो यहाँ डेल एक्स इतना हो जाएगा, क्यू यहाँ पे आ गया तो फिर डेल एक्स कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, और छोटा हो गया। फिर यहाँ पे आ गया तो डेल एक्स कितना हो जाएगा? इतना, और छोटा हो जाएगा। और बिल्कुल क्यू जो है पी के पास आ गया तो डेल एक्स बिल्कुल एक्स के बिल्कुल यहाँ पे आ गया तो डेल एक्स लगभग जीरो की तरफ जा रहा है ना, लगभग जीरो की तरफ जा रहा है। तो जब क्यू यहाँ पे आ जाता है तो ये स्पर्श रेखा बनती है एक, ये हमने स्पर्श रेखा एवं अभिलंब जब आगे पढ़ाएंगे उसमें आएगा ये, तब ये dy बटे dx हो जाता है, ये आगे भी बताएंगे हम अभी। हाँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट लगा दीजिए भैया, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ओके, ठीक है जी। अच्छा, ओ सॉरी, ये इसमें हमने ये रखना भूल गए, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। हाँ, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट लगा दे डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, इधर भी लिमिट लग जाएगी डेल एक्स, क्योंकि जब इधर लगा रहे तो इधर भी लगेगी, है ना। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट कि जब डेल एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब डेल एक्स लगभग जीरो बन जाता है ना, तो इसको हम फिर बोलते हैं डेल वाई, तब वो ये हो जाता है डी वाई बटे डी एक्स। क्या हो जाता है? डी वाई बटे डी। ध्यान रखना इस चीज को, जब लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स है ना, तो ये हम इसको फिर हम डी वाई बटे डी एक्स बोल देते हैं। इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं फिर? डी वाई बटे, डेल था ना अब डी हो गया। डी से तात्पर्य ये हो जाएगा कि जब डेल एक्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो ये बिल्कुल स्पर्श रेखा बिल्कुल इसके पास हो, तो ये जो ये स्पर्श रेखा है ना, इसका tan थीटा जो होता है वो ढाल होती है, और उसी को हम फिर dy बटे dx कहते हैं, ठीक है ना। तो जब ये डेल एक्स बिल्कुल जीरो बन जाता है तो ये इसको हम dy बटे dx बोल देते हैं, ठीक है, याद रखना इसको बस, ठीक है। तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा आपका लिमिट, और दूसरा हम क्या करेंगे कि डेल एक्स थोड़ा सा लिखने में अटपटा हो रहा है, तो डेल एक्स की जगह हम h रख देते हैं। h भी एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, बिल्कुल लगभग जीरो के बराबर है, ये समझ लो। तो डेल एक्स की जगह हमने क्या कर दिया? h रख दिया। h से थोड़ा सा अच्छा लगता है या लिखने में सुविधाजनक है, तो डेल एक्स को हमने h रख दिया। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और फिर ऊपर आया एफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह h माइनस एफ एक्स बटे डेल एक्स की जगह h, ठीक है जी। यही स्टूडेंट आपका एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन का प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट है, अवकलन करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन का प्रथम सिद्धांत, पहला सिद्धांत, प्रारंभिक अवकलन का प्रथम सिद्धांत ये है, यही से अवकलन की शुरुआत होती है। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसी को अवकलन का प्रथम सिद्धांत कहते हैं। या फिर देखिए स्टूडेंट, एक चीज में थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि ये जो dy बाई dx है ना, ये जो dy बाई dx है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एम्प्लाइज dy बाई dx को आप f डैश x भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो जो y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं
तो dy बटे dx हो जाता है और इसको हम एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन के बाद एफ डैश एक्स लिख देते हैं। तो dy बटे y और एफ एक्स एक ही चीज है, y लिखो या एफ एक्स लिखो एक ही बात है, dy बटे dx लिखो या एफ डैश एक्स लिखो एक ही बात है, ठीक है। जब y का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड dy बटे dx हो जाती है और राइट हैंड साइड एफ डैश एक्स हो जाती है, ठीक है। तो dy बटे dx की जगह एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, एक ही चीज है दोनों, ठीक है। बल्कि कुछ और भी डिनोट करते हैं, मैं बताऊंगा अभी। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये अवकलन का प्रथम सिद्धांत है। ज्यादातर हम एफ डैश एक्स का यूज करेंगे अभी जब अवकलन के प्रथम सिद्धांत से अवकलन पूछा जाएगा कि log x का डिफरेंशिएशन, log x का अवकलन डिफरेंशिएशन अवकलन के प्रथम सिद्धांत से ज्ञात कीजिए, तो हम उसको एफ एक्स मानते हैं तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है जी। तो dy बटे dx को आप एफ डैश एक्स भी बोलते हैं या फिर वाई डैश भी बोलते हैं और या फिर वाई वन भी बोलते हैं, वाई वन से भी। इन चारों का मान इन चारों का एक ही सिंबल है, dy बाई dx बोलो या एफ डैश एक्स बोलो या वाई डैश बोलो या वाई वन बोलो, चारों का एक ही मीनिंग होता है, सिंबल है, ठीक है। आगे जब हम आपको डिफरेंशिएशन स्पर्श रेखा का अविलंब बताएंगे तो स्टूडेंट इसमें भी वही निकलता है। देखिए जैसे पी सी क्यू, ये एक यहां से इसको मिला देंगे तो पी सी क्यू एक समकोण त्रिभुज है और इसमें टेन थीटा बराबर क्या होगा बताओ, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब ये है आधार ये है, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स होगा ना। तो ये बाद में हम dy बटे dx बोल देते हैं इसको, जब ये q जो है p के बिल्कुल नजदीक चला जाता है तो स्पर्श रेखा बन जाती है। तो इसीलिए आगे हम टेन थीटा को स्लोप ऑफ द लाइन को टेन थीटा को dy बटे dx भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहीं से डेल वाई अपॉन डेल एक्स भी इसी प्रकार से निकला है। और जो ये dy बटे dx निकलता है इसको आगे यहां तक कि फिजिक्स में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको आप नोट के रूप में लिख सकते हैं। dy बटे dx का जो मीनिंग होता है, एक तो ये होता है कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तब इसका मीनिंग होता है कि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होता है नीचे वाले के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। ये इसको ये पढ़ सकते हैं आप। या फिर फिजिक्स में बात करें या व्यवहारिक प्रश्न जो मैथ्स में होते हैं उनकी बात करें तो उसके अकॉर्डिंग dy बटे dx की वैल्यू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y में परिवर्तन की दर, हाँ, y में परिवर्तन की दर पढ़ सकते हैं। या फिर इसको स्पर्श रेखा तथा अभिलंब में आप इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हैं, या स्पर्श रेखा की ढाल भी बोला जाता है। तो इनमें से कहीं कहीं पे जहां पे डिफरेंशिएशन की बात आएगी तो वहां तो ये होगा, जहां पे फिजिक्स वगैरह में यूज, व्यवहारिक प्रश्न में यूज करने की बात तब ये होगा, और जब स्लोप निकालना होगा किसी टेंजेंट का तब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाता है dy बटे dx। इन सब जगह इसका प्रयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि dy बटे dx क्या चीज होती है, इसकी क्या औकात है ना। अभी तक तो आप सिंपल dy बटे dx का मान ऐसे ऐसे निकालते हैं, अब समझ गए होंगे आपकी dy बटे dx की क्या औकात है, क्या चीज, व्हाट इज दिस। तो ये, लेकिन ये तभी होता है जब आपके अंदर क्वेश्चनिंग माइंड हो, जब आपका क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। स्टूडेंट वही स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जिनका क्वेश्चनिंग माइंड होता है कि ये dy बटे dx है क्या चीज। तो अब आप समझ गए, अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है स्टूडेंट फर्स्ट प्रिंसिपल से अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला आप समझ गए, याद करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस फॉर्मूले से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात। अब देखो फंक्शन बहुत सारे प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, फंक्शन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, एक होता है
पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन को कांस्टेंट अचर फलन, ठीक है, अचर फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, बीजगणितीय फलन बोल सकते हैं आप इसको। नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं इसको, ठीक है जी। एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग देखिए स्टूडेंट, लॉग के बारे में मैंने डिटेल लेक्चर, 2 लेक्चर इतने गजब से बना रखे हैं, लाखों रुपए देकर भी आपको नहीं मिलेगा वो, इतने गजब से मैंने बना रखे। तो लॉग के जो डिटेल लेक्चर है, लॉग की प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए लॉग के बारे में सब कुछ, क्योंकि लॉग को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं लॉग का प्रयोग होता है, इसलिए लॉग की जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, और एक होता है स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन, लॉग को बोलते हैं लघुगणकीय फलन हिंदी में, हाँ ओके। अब ये जो फंक्शन है, जैसे कांस्टेंट फंक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो एफ एक्स इज इक्वल टू सी कांस्टेंट फंक्शन, या और कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है ना एफ डैश एक्स जब निकालते हैं तो इसका 0 होता है, याद रखेंगे इसको, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों होता है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं, अभी करेंगे, ठीक है जी। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास 2 है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट 2 3 4 5 6 7 जिसमें x नहीं है राइट हैंड साइड में, तो वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, ठीक है जी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है जी। तो इसका डिफरेंशिएशन जब निकालते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 होगा, ठीक है जी। लेकिन आगे जो हम प्रूफ करने वाले हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n है अगर, तो एफ डैश एक्स बताइए क्या होगा। तो एफ डैश एक्स देखिए स्टूडेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, नीचे वेरिएबल ही रहेगा x, हाँ, और ऊपर कांस्टेंट रहेगा n में n की जगह 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। n मतलब कांस्टेंट और x मतलब वेरिएबल। जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो ये पावर है ना, ये आगे आ जाती है n, और x की पावर 1 कम हो जाती है n-1। आप याद भी रख सकते हैं, और ये हम अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूव भी करेंगे कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर n क्यों होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यूपी पॉलिटेक्निक हो या उत्तराखंड पॉलिटेक्निक हो या कोई और पॉलिटेक्निक हो, ये मुझे कंफर्म है कि यूपी पॉलिटेक्निक और उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेमेस्टर में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से x की पावर n का अवकलन ज्ञात कीजिए, या फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन x का अवकलन ज्ञात कीजिए, या फर्स्ट प्रिंसिपल से log x का डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए। इनमें से कोई ना कोई एक टपक ही जाता है 6 या 10 मार्क्स का, यूपी पॉलिटेक्निक हो या उत्तराखंड पॉलिटेक्निक हो। इसके अलावा अगर आप के सिलेबस में हैं, आप किसी भी स्टेट से में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में है, पहले आप सिलेबस चेक करिए, अगर आपके सिलेबस में अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, तो ये आपके बहुत काम का है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये एफ डैश एक्स बराबर n इंटू एक्स की पावर n-1 हो जाएगा। कैसे होगा अभी बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया या कॉस एक्स हो गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना। वैसे तो एफ डैश एक्स अगर इसका डिफरेंशिएशन बताएं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन क्यों होता है ये फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करके दिखाएंगे, और करके दिखाना पड़ता है आपको एग्जाम में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे लॉगरिथम फंक्शन जो होता है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टाइप का जो होता है, लॉग एक्स बेस ई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अगर ई बेस है तो एफ डैश एक्स 1/x होगा, ठीक है, और ए बेस है तो कुछ और होगा, अभी बताएंगे आगे, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो e की पावर x टाइप का जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, या a की पावर x भी होता है, ठीक है ना। अभी हम e की पावर x लिख रहे हैं, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स e की पावर x ही होता है।
और ये प्रूफ भी करके दिखाएंगे अभी, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ में हमने बताया, अब हम इनको एक एक करके प्रूफ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। कांस्टेंट का इजी है इसलिए कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले इसी को बता दो जिससे कि इसको समझने के बाद इनको आप आसानी से फिर समझ सकते हैं। तो बच्चों अब हम इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे प्रूफ करते हैं, क्वेश्चन बताते, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान देना। बच्चे बच्चों कॉपी पेन साथ रखो भैया, हाँ कॉपी पेन साथ रखनी चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए, मैथ्स पढ़नी है। तो ये कपिल कॉमेडी नहीं है कि आप लेट के पढ़ रहे, हा, ऐसा नहीं। मैथ्स में थोड़ा सा सीरियस से पढ़ना पड़ता है भैया, हाँ। चलो तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम कांस्टेंट फंक्शन का f(x) का डिफरेंशिएशन निकालेंगे अवकलन के प्रथम सिद्धांत से, ठीक है जी। अवकलन के प्रथम सिद्धांत से f(2) का अवकलन गुणांक, हाँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव, जो हमने भी स्टार्टिंग में बताया, डेरिवेटिव क्या होता है, अवकलन क्या होता है, अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। या अंग्रेजी में लिखना है तो फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f(x)(2) बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको लिख दीजिए, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो फंक्शन आपको दिया हुआ उसको लिखेंगे, गिवन दैट, ध्यान से देखना, गिवन दैट f(x) क्या है, 2 है, ठीक है जी। जब f(x) 2 है तो f(x + h) क्या होगा, क्योंकि f(x + h) है ना, अवकलन का प्रथम सिद्धांत आपको पता होना चाहिए कि जब हमें f' निकालना होता है तो f' बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h) माइनस f(x)/h। याद रहना चाहिए आपको, जैसे मुझे याद है ना ऐसे आपको भी रहना चाहिए। ये है अवकलन का प्रथम सिद्धांत। तो जब अवकलन का प्रथम सिद्धांत से देखो f(x) तो दे रखा है, आपको निकालना क्या है, f' निकालना है, क्वेश्चन मार्क f', और f' बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h) माइनस f(x)/h। तो f' निकालना है तो लिमिट h टेंस टू 0 तो लगा देंगे, f(x + h) चाहिए हमें, f(x) चाहिए और h ऐसे रख देंगे। तो f(x) तो है आपके पास 2 है, f(x + h) निकालना पड़ेगा। तो जब f(x) बराबर 2 है तो f(x + h) बराबर क्या होगा, वो भी 2। देखो जब लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे क्या रख दिया हमने, देखो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे क्या रख दिया, यहाँ पे x + h रख दिया ना, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे x + h रख देंगे। राइट हैंड साइड में x है क्या, कहीं नहीं है कहीं, तो जब x है ही नहीं कहीं तो x की जगह पे x + h कहां रखेंगे, नहीं रखेंगे, तो एज इट इज आएगा, जो है 2 का 2 आएगा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो अवकलन की प्लेलिस्ट में जाके फलन के जो पहला दूसरा लेक्चर है उसको देख लीजिए, फंक्शन का पहला दूसरा लेक्चर अवकलन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वहां पे जाके देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो हमने उसको बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है जी। तो f(x) बराबर 2 है तो f(x + h) बराबर भी 2 होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में जब लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे x + h रखा तो राइट हैंड साइड में x की जगह x + h रखना है, तो x + h तो है ही नहीं, तो h सेम आएगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे f(x) = x + 2 होता, ठीक है, तो यहाँ पे f(x + h) बराबर क्या हो जाता, फिर जब लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे x + h रखा तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे x + h रखना पड़ता है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, x + h और +2 अपनी जगह पे है ही जो है, तो केवल x की जगह x + h रख दिया। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में x था ही नहीं ना, तो x + h कहां से रखना था, जो था वो रख दिया, बात खत्म, ठीक है जी। तो ये हो गया जी। अच्छा, नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, हम जानते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, f'(x) = क्योंकि हमने f'(x) ही निकालना है, अवकलन गुणांक को f'(x) से डिनोट करते हैं या dy/dx से डिनोट करते हैं, पहले हम बता चुके हैं ना इसी लेक्चर में f'(x), इसीलिए लेक्चर को ध्यान से कंटिन्यू देखिए, एक सेकंड मिस नहीं होना चाहिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, हाँ, तो f'(x) बराबर होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h) माइनस f(x)/h।
अपॉन एच। ठीक है जी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। इज इक्वल टू खत्म हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या रखेंगे भैया, देखो 2 रखेंगे ना, 2 माइनस एफ एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, अपॉन एच की जगह पे एच रखेंगे। ठीक है जी, अच्छा, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू, देखो लिमिट में भी अगर कोई दिक्कत होगी आगे बताऊंगा मैं लिमिट के बारे में, तो तब भी आपको अवकलन की प्लेलिस्ट में जाना, डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, और वहां पे लिमिट के 2 या 3 लेक्चर हमने बना रखे हैं, वो देखने पड़ेंगे। हाँ, तब जाके समझ में आएगा भैया। अगर आपको दिक्कत होती है तो वैसे होनी नहीं चाहिए। 2 में से 2 गए 0, और 0 बटे एच 0 बटे एच क्या होता है 0। अगर बटे में 0 तो इनफाइनाइट, ऊपर 0 तो 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0। अब लिमिट रखो, एच की जगह 0 रखो, एच है ही नहीं तो 0 का 0 आएगा, आंसर 0 आ गया, सिंपल। तो कहने का मतलब ये है कि जब एफ एक्स बराबर 2 था तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया 0, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स 0 आया है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, कोई सा भी कांस्टेंट फंक्शन, 2 की जगह 10 हो, 100 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, या 1 करोड़, चाहे 1 करोड़ हो, तब भी उसका डिफरेंशिएशन करेगा तो 0 आएगा। लेकिन पैसा 1 करोड़ है तो तब तो भैया मजा आ जाएगा, है ना, तब तो मजा आएगा। है हाँ, चलो, तो कहने का मतलब ये है कि नॉट लिख देते, चलो भैया, हाँ याद रखेंगे इसको, प्रत्येक कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखेंगे, हाँ 0 होता है। ओके, चलो ठीक है जी। अब चलते हैं हम दूसरे पॉलिनोमियल फंक्शन पे। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है देखिएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे x की पावर n ले लेते हैं, ठीक है जी, उसके बाद और भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और हम सिंपल से बता देंगे, फिर डायरेक्ट बता देंगे। यहां पे आपको आ सकता है इसकी जगह पे एफ एक्स प्लस 2 की जगह पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है जी, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर n का गुणांक ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। एफ एक्स बराबर एक्स पावर n है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, एफ डैश एक्स होगा, तो एफ डैश एक्स निकालना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, एफ डैश एक्स निकालना है क्वेश्चन मार्क। अभी मैंने बताया ना आपको कि एफ डैश एक्स का जो डिफरेंस, एक्स की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है, वेरिएबल की पावर जब कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट आगे आ जाता है और वेरिएबल की पावर 1 कम हो जाती है, तो n इंटू एक्स की पावर n-1 हो जाता है। तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन है n इंटू एक्स की पावर n-1 होना चाहिए। अब कैसे होगा देखिए, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से इसको प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये आ गया तो इसका मतलब आंसर सही है आपका, और 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंड यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है वो लिख दीजिए, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n। कहीं कहीं पे आपको एफ एक्स नहीं दे रखा होगा, सीधा बोला जाएगा कि अवकलन के प्रथम सिद्धांत से एक्स की पावर n का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू नहीं दे रखा होगा, तो फिर जो जिसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है उसको पहले मान लेंगे, क्या फंक्शन है ना वो, तो एफ एक्स मान लेंगे। अगर एफ एक्स यहाँ पे नहीं दे रखा, मान लीजिए सिद्धांत से एक्स की पावर n का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसको मान लेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा, एक्स प्लस एच क्यों निकाल रहे हैं, आपको पता है कि अवकलन के प्रथम सिद्धांत से अगर डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है तो एफ एक्स प्लस एच चाहिए उसके लिए। तो जब एफ एक्स बराबर एक्स पावर n है तो एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा, बताओ क्या होगा भैया। एक्स की जगह पे जब लेफ्ट हैंड साइड में जब एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स प्लस एच रखा है, तो राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख देंगे, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच, पावर n एज इट इज है, केवल एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच। ठीक है जी, तो जब एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n है तो एफ एक्स प्लस एच बराबर एक्स प्लस एच की पावर n हो गया। ओके, ये हो गया। नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से एफ डैश एक्स बराबर, हमें एफ डैश एक्स निकालना है, अवकलन गुणांक निकालना है ना, तो वो होता है भैया, याद रखेंगे फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको इसको समझने के लिए ना भैया बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था ट्यूशन, बहुत दूर दूर तक,
और हजारों रुपए खर्च करके हमने ये समझा है, बहुत मेहनत लगी इसको समझने में। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, कसम से आप बहुत भाग्यशाली, आपकी पीढ़ी बहुत भाग्यशाली है कि आपको घर बैठे इतना नॉलेज, इतना ज्ञान फ्री में मिल रहा है। कमाल है, कमाल है, ऑसम, बहुत भाग्यशाली। इसका फायदा उठाओ, अगर भाग्यशाली हैं आप, इसका फायदा उठाओ, दुरुपयोग मत करिएगा, क्योंकि मोबाइल का आप सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। दुरुपयोग करोगे तो अभी तो इंस्टेंट मजा आएगा, इंस्टेंट मतलब क्षणिक सुख मिलेगा आपको, लेकिन दीर्घ काल में आपको दुख मिलेगा, लॉन्ग टाइम में आपको दुख मिलेगा, परेशानियां मिलेंगी। इसलिए दीर्घ काल के सुख के लिए क्षणिक सुख को की आहुति देनी पड़ती है। अरे ज्यादा आध्यात्मिक हो गया यार, छोड़ो। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है जी, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एफ एक्स की जगह पे एक्स की पावर एन और अपॉन में आपका एच, ठीक है जी। ये है आपका इतना फंक्शन है, बाहर से लिमिट लग रखी है, ठीक है जी। अब इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसको कैसे सॉल्व करना है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये जो अपॉन एच है ना, इसको साइड में लेके आते हैं, 1 अपॉन एच कर देते हैं इसको, ठीक है जी। अब x प्लस एच की पावर n को खोलो, क्योंकि द्विघात बहुपद, बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो इसका भी प्लेलिस्ट, एक बाइनोमियल थ्योरम की प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पे देखिएगा। आप प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो हम पे आपको बाइनोमियल थ्योरम की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे हमने बता रखा है कि x प्लस एच की पावर n का प्रसार करना हो तो कैसे करते हैं। द्विघात बहुपद, 2 पद है और उसकी पावर n है, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद पर में। तो इसको जब खोलते हैं ना तो वो होता है NC0 x की पावर n माइनस 0 h की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 h की पावर 2 प्लस डैश डैश लास्ट में आता है NCn x की पावर n माइनस n और h की पावर n, ये लास्ट तक NC0 से शुरू होता है NCn तक जाता है। बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी, नहीं समझ में आ रहा तो वहां जाके डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। NC0 NC1 NC2 NCn तक ऐसे चलता है। पहला पद की पावर दिस माइनस दिस होती है, देखो दिस माइनस दिस, x की पावर दिस माइनस दिस, यहाँ पे x की पावर दिस माइनस दिस, ठीक है। और दूसरे पद की पावर जो ये बेस होता है ये होता है, देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ये होता है। इसी प्रकार से इसको यहाँ पे खोल सकते हैं आप। 1 अपॉन एच तो बाहर ले लिया हमने, x प्लस एच को एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, NC0 x की पावर n माइनस 0 और h की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 और h की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 और h की पावर 2, ठीक है जी। इसमें सही खत्म हो रही, प्लस आगे ऐसी NC3 NC4 भी आएगा, डैश डैश हम लास्ट वाला लिख देते, प्लस NCn, जब यहां तक तब चलेगा जब तक ऊपर वाली संख्या नहीं है, 2 3 4 n तक नहीं आ जाता, ठीक है जी। NCn x की पावर n माइनस n और h की पावर n, ठीक है जी, ये हो गया। यहां से लेकर यहां तक इसको खोल दिया, फिर माइनस x की पावर n और था, ये अलग से था, ठीक है। इसको खोला यहां तक, माइनस x पावर n और आगे, ठीक है जी। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा जरा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h मंजिला ब्रैकेट लगा, चलो NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC0 की वैल्यू 1 होती है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने आपको बता रखा है कि NC0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे अगर 0 तो ऊपर कोई भी संख्या है, 5C0 की वैल्यू भी 1 होती है, 10C0 की वैल्यू भी 1 होती है। अगर यहाँ नीचे 0 है तो इस
कॉम्बिनेशन का मान NC0 का मान 1 होता है। ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहां पे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। NC0 की वैल्यू 1 होती है, और ये तो 1 लिखेंगे नहीं, x की पावर n माइनस 0 n होता है, x की पावर n हो गया, ठीक है जी। और h की पावर 0, किसी की पावर 0 तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 1 तो 1 हो गया, इंटू इसके साथ करेंगे x पावर n, कुल मिला के इस पूरे का x पावर n बचा, ठीक है जी, प्लस NC1 की वैल्यू n होती है। NC1 की वैल्यू क्या होती है? NC1 की वैल्यू n होती है। यहां पे अगर 1 है ना तो 5C1 की वैल्यू 5 होती है, 10C1 की वैल्यू 10 होती है, जो ऊपर होता है वही होती है अगर जब यहाँ पे 1 है, और अगर यहाँ पे 0 है तो हर किसी की वैल्यू 1 होती है, ठीक है जी। तो NC1 की वैल्यू n होती है। अगर आपको फिर भी समझ में आए तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के डिटेल लेक्चर जाके आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। NC1 की वैल्यू n होती है, x की पावर n माइनस 1 और इंटू h की पावर 1 मतलब h, प्लस इनको एज इट इज रखो फिलहाल, NC2 x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस NCn की वैल्यू भी 1 होती है कि NC0 तो ये 1 होती है, या चाहो तो आप लिख NCn ही रहने दो, और x की पावर n माइनस मतलब 0, x की पावर 0 का मान 1 होता है, h की पावर n बचा केवल, और माइनस x की पावर n, ठीक है जी। ये हो गया, इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ध्यान से देखना, माइनस x की पावर n और प्लस x की पावर n, इससे ये कट जाएगा, कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। अच्छा अब क्या बचा आगे बताओ, इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ऐसा करते हैं हम, ये तो कट गया, माइनस एक्स पावर एन से प्लस एक्स पावर एन कट गया, बचा क्या, यहां से लेकर यहां तक बचा, 1/h का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं साथ साथ, इसको काट भी दिया और h का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/h का, तो इसके बटे भी h जाएगा, इसके बटे भी h जाएगा, सबके बटे h जाएगा, ठीक है। तो इसके बटे h जाएगा तो h से h कट जाएगा, बचेगा क्या, n x की पावर n माइनस 1 बचेगा, यहाँ h खत्म हो गया, प्लस इसके बटे h जाएगा तो NC2 x की पावर n माइनस 2, और एक h से एक h कट जाएगा, एक h बचेगा क्योंकि h की पावर 2 है, ठीक है, प्लस दूसरे वाले में 2h बचेंगे, जब NC3 आएगा वो हम नहीं लिख रहे, सीधे डायरेक्ट NCn, और h की पावर एक h कम हो जाएगा n माइनस 1, क्योंकि एक बार बटे में आया था ना अभी, इसलिए समझ रहे बात को, ठीक है, समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। अब आप चलिए आगे, अब ये इतना आ गया आपको, अब क्या करेंगे आप, लिमिट लगा दीजिए। लिमिट लगाने का मतलब होता है कि लिमिट अब हट जाएगी यहां से, और h टेंड्स टू 0 मतलब h की जगह 0 रख देंगे इस पूरे फंक्शन में, जो ब्रैकेट के अंदर पूरा फंक्शन है, जहां पे h दिखेगा आपको वहां पे 0 रख देना है। तो जब 0 रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो, इज इक्वल टू, या एम्प्लाइज f डैश x इज इक्वल टू, f डैश x शुरू हुआ था ना, n x की पावर n माइनस 1 प्लस h की जगह, यहां तो h था नहीं, यहाँ h है, h की जगह पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसके आगे सारे h, सब जगह h मिलेगा आपको, यहाँ एक h है, यहाँ पे 2h 3h, यहाँ पे h की पावर n माइनस, जितने भी आगे h है सब 0, सारे के सारे 0 हो जाएंगे, केवल बचेगा ये, तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो केवल ये बचा। तो f डैश x बराबर आपके पास क्या है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब x की पावर n का अवकलन गुणांक आया है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। देखो ये देखो, हमने कहा था ना कि ये आना चाहिए, तो आ गया ना, ये समझ रहे बात को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये। हाँ इसको आप याद रखेंगे, आप इसको क्या रखेंगे आप याद, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि d बटे dx x की पावर n इज इक्वल टू, मतलब d बटे dx मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ऐसे भी याद रख सकते, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम पूछेंगे आपसे कि बताओ भैया x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होता है अगर इस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, 7 माइनस 1 मतलब 6 रह जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, जैसे कि इसका डिफरेंस ये होता है ना, x पावर n का डिफरेंस n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, पावर आगे जाती है, एक पावर कम हो जाती है, ऐसे इसका। अगर मैं कहूं कि भाई x की पावर -5 का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा बताइए,
-5 जो पावर है आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो x की पावर क्या हो जाएगी, -5 में से एक कम करेंगे तो कितना होगा, -4 नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि -5 में से -1 करेंगे तो ये माइनस 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 का 6 हो जाएगा भैया, एक कम करने के मतलब -6, तो -5 इंटू एक्स की पावर -6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर मैं कहूं कि भाई बताओ dy/dx 1/x की पावर -2, ठीक है, x की पावर या x पावर 2 करो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 में अगर अपॉन में x की पावर है, x की पावर 1 से ज्यादा है, अपॉन में अगर x की पावर 1 से ज्यादा है या 1 है, जो भी है, तो अपॉन वाले को पहले ऊपर लाया जाता है डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है जी। d/dx, तो x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर 2 नीचे ना, ऊपर जाके x की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, कांस्टेंट आगे आ जाता है, -2 कांस्टेंट है, x की पावर 1 कम हो जाती है, -1 करें -3 आ जाएगा, तो -2 इंटू एक्स पावर -3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से आगे हम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर ये आपको प्रूफ करना आ गया और याद भी रखना है इसको कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पावर n-1 होता है, तो ये सब आप सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। या एक और एग्जांपल मैं बताऊं भैया कि √x का डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, देखिए d/dx, √x का मतलब होता है स्टूडेंट x की पावर 1/2, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक है जी। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है ना, तो इसको आप इस पर ये तभी कर सकते हैं आप अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो 1/2 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो x की पावर 1/2 में से -1 करो तो क्या मिलेगा आपको, 2 × 2 -1/2 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 -1/2 आंसर। या फिर इसको 1/2 √x भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे जाएगा ना तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 1/2 और उसको रूट के अंदर लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। ये बताएंगे हम आगे, सारे डिटेल में बताएंगे। तो ये इस प्रकार से स्टूडेंट ये हो गया। अब हम आपको और भी बताते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके यूपी या उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है कि अवकलन के प्रथम सिद्धांत से sin x का, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से sin x का डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए, से sin x का डिफरेंशिएशन अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, या फिर sin x की जगह पे या फिर cos x भी आ सकता है, cos x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, या फिर tan x भी आ सकता है, tan x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से tan x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, बहुत पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो लिख रहा हूं मैं, sin x cos x tan x, ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें, या फिर log की बात करें तो log x बेस a का डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से भी पूछा जाता है, या फिर log x बेस a का डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए, ये भी पूछा जाता है, या फिर अगर एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए, या फिर a की पावर x का डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए। ये सारे के सारे 6 के 6, 1 2 3 4 5 6 7 के साथ वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से इनमें से एक के आने की संभावना लगभग 99 या 100% है अवकलन के प्रथम सिद्धांत से। और जो इससे पहले मैंने x की पावर n का अवकलन गुणांक ज्ञात किया, उसी के आधार पे इसका ही करना है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है। ये मैं आपको, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया है, अब ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूके पॉलिटेक्निक एंड यूपी पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में बताइएगा क्या दिक्कत होती है। अगले लेक्चर में हम इनके अवकलन गुणांक प्रथम सिद्धांत से कैसे ज्ञात करते हैं वो बताएंगे, और भी जो आपकी प्रॉब्लम कमेंट में बताई होगी उसको भी हम उसमें सॉर्ट आउट करेंगे सेकेंड लेक्चर में, इसके बाद के लेक्चर में। ठीक है जी। वैसे मैं बता दूं आपकी सुविधा के लिए कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो होता है आपका cos x। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, d/dx sin x इज इक्वल टू होता है जी आपका cos x। ठीक है जी। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। अभी सिंपल में बता रहा हूं, आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x।
log x बेस सी का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x बेस सी का होता है 1/x log a बेस सी, याद भी रखने पड़ेंगे आपको ये बाद में, ठीक है ना। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू log a बेस सी, ठीक है। ये याद रख लेना आप, आगे भी हम बताएंगे जब प्रूफ करेंगे तो ऑटोमेटिक भी याद हो जाएगा। और तब तक जो है इनकी प्रैक्टिस करो, अपने आप प्रैक्टिस करो। जहां पे दिक्कत होगी मुझे कमेंट, इस वीडियो लेक्चर के कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है, जिससे कि हम इसके बाद के लेक्चर में जब हम इनको प्रूफ करेंगे तो हम उस चीज को कंसीडर कर सकें जो आपको प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो हम अपने हिसाब से चलेंगे कि ऐसे 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 होता है, हो सकता है आपको वो समझ में ना आए। तो अगर आप समझना चाहते हैं बहुत अच्छे से तो प्रॉब्लम जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।